राष्ट्रीय आंदोलन की दीर्घकालिक रणनीति। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की गत्यात्मकता का प्रमाण है औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान उसके द्वारा अपनाई गई रणनीति। इस विषय पर जो भी लेखन मौजूद है उसमें इस पहलू की चर्चा तक नहीं हुई है। इसका कारण ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न संघर्षों का असंबद्ध पुंज था। गांधीवादी दौर का विवेचन करते हुए अहिंसा जैसे सिद्धांतों और सत्याग्रहों, पिकेटिंग जैसे संघर्ष रूपों की चर्चा तो की जाती है, लेकिन पूरे आंदोलन की रणनीति पर विचार नहीं किया जाता। इसका एक कारण तो यह है कि राष्ट्रीय रणनीति के चरित्र के बारे में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं बनाए गए। रणनीति के चरित्र के बारे में राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कोई व्यवस्थित सिद्धांत नहीं बनाए गए, जैसा कि रूसी और चीनी क्रांतियों के दौर में हुआ था। हमारे नेताओं का झुकाव ना तो सिद्धांत रचना की ओर था और ना अपनी राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करते हुए उन्हें लेख और किताबें इत्यादि लिखी, लेकिन संघर्ष के विभिन्न चरणों, संवैधानिक, राजनीतिक, रचनात्मक काम, राजनीतिक निर्णयों, संघर्ष रूपों, अहिंसा, सत्याग्रह आदि को तब तक ठीक से नहीं समझा जा सकता और ना ही उनका ऐतिहासिक मूल्यांकन किया जा सकता है जब तक कि उन्हें एक बुनियादी रणनीति के अभिन्न अंगों के रूप में ना देखा जाए। राष्ट्रवादी रणनीति मुख्यतः राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी और उग्रवादी दौरों में विकसित की गई थी। गांधीवादी दौर में उसका ताना बाना तैयार किया गया और वह फलीभूत होने लगी। इतिहासकारों तथा अन्य समाज विज्ञानियों एवं समकालीन टिप्पणीकारों ने भी गांधी जी के जीवन दर्शन पर ही अपने ध्यान केंद्रित किया है, पर यह सच्चाई है कि उनके जीवन दर्शन का लोगों पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ा। वे लाखों लोगों को राजनीतिक कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सके तो एक राजनेता के तौर पर अपनी राजनीतिक रणनीति तथा रणकौशल के माफरत ही। शुरू में ही इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि राष्ट्रवादी रणनीति ब्रिटिश शासन तथा औपनिवेशिक राज्य की अपनी खास प्रकृति और चरित्र के अनुसार विकसित हुई। भारतीय नेता औपनिवेशिक शासन के शोषण और प्रभुत्व मूलक चरित्र को अच्छी तरह से समझते थे। साथ में उन्हें यह एहसास भी था कि वे सत्ता संरक्षण और निरंकुश सत्तावाद के अपने आधार पर टिकी हुई है। अंग्रेज़ों का भारत हिटलर के जर्मनी, जार के रूस और चियांग काई शेक या बतिस्ता के क्यूबा की तरह नहीं था। उसे ठीक ठाक समझने के लिए शायद वैधानिक निरंकुश सत्तावाद का प्रयोग सर्वाधिक उचित होगा। औपनिवेशिक राज्य की स्थापना शक्ति के द्वारा हुई और अंततः शक्ति पर ही टिका हुआ था। शांतिपूर्ण आंदोलन का दमन करने के लिए भी अक्सर शक्ति का ही सहारा लिया जाता था, लेकिन औपनिवेशिक सत्ता का केवल यही आधार नहीं था, बल्कि उस सत्ता ने कुछ नागरिक संस्थाओं की भी रचना की थी, जैसे निर्वाचित विधायिकाएँ, स्थानीय निकाय, न्याय, स्कूल, कॉलेज तथा कानून का शासन। जब आंदोलन स्थगित रहता था तो लोगों को कुछ नागरिक अधिकार भी मिले होते थे। इसके अलावा जनता के विरोध को दबाते वक्त भी अक्सर कुछ वैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक संहिताओं का पालन किया जाता था। यानी ब्रिटिश सत्ता कुछ निरंकुश सत्तावादी थी तो कुछ लोकतांत्रिक भी थी। औपनिवेशिक सत्ता ने बरसों की मेहनत से जनता के मन में दो धारणाएं बदमूल कर दी थीं और इन्हीं पर उनका अर्ध संरक्षणवादी रूप टिका हुआ था। एक धारणा ये थी कि विदेशी शासक भारतीयों के शुभचिंतक तथा न्यायप्रिय हैं, वे हमारे माई बाप हैं, भारत का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर रहे हैं, उसे आधुनिक बना रहे हैं। दूसरी धारणा ये थी कि वे अपराजय हैं, उनका विरोध करना बेकार है। भारतीय जनता इतनी कमज़ोर और विभाजित है कि उनका सफलतापूर्वक विरोध ही नहीं कर सकती है। वे जितने विरोध की इजाज़त देंगे उसी हद तक उनका विरोध किया जा सकता है। यह सीमा जांचने पर इस विरोध को कुचल दिया जाएगा। अंत संवैधानिक सीमाओं में रहकर ही कुछ किया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन केवल दमन पर ही नहीं चलते, वे जन आंदोलन होने पर तरह तरह की रियायतें भी देते हैं। दरअसल वे भय और प्रलोभन दोनों का सहारा लेते हैं। भारत के राष्ट्रीयवादी आंदोलन ने औपनिवेशिक सत्ता के इन पहलुओं को ध्यान में रखकर ही अपनी रणनीति तय की। वर्चस्व संघर्ष। राष्ट्रवादी आंदोलन का बुनियादी रणनीतिक मुद्दा वर्चस्व का दीर्घकालीन संघर्ष। ग्रामशी के शब्दों में तो कहें तो अनवरत रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करते जाने का युद्ध। वर्चस्व के संघर्ष में हमारा आशय था कि स्त्री पुरुषों के दिले और दिमाग को जीतने के लिए किया जाने वाला संघर्ष।
जिसके दौरान राष्ट्रवादी प्रभाव विभिन्न दौरों में विभिन्न माध्यमों से मजबूत होता रहता है। इसके लिए आंदोलन कभी कानून सम्मत तरीकों से चलता रहता है तो कभी कानून को तोड़कर चलने वाले जंग संघर्षों का रूप ले लेता है। इन दोनों ही पद्धतियों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि जनता में राष्ट्रीय आंदोलन की पैठ मजबूत हो। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी रणनीति का लक्ष्य क्रमिक सुधार नहीं अपितु सक्रिय संघर्ष द्वारा औपनिवेशिक शासक के हाथों में राज्य शक्ति छीन लेना था। राष्ट्रवादी रणनीति तभी प्रभावशाली हो सकती थी जब राष्ट्रीय जनता इसके लिए जरूरी रणनीति विकसित करे। जनता की, खासकर ग्रामीण जनता की राजनीतिक सुषुप्ति। औपनिवेशिक शासकों ने खूब सोच समझकर इसकी व्यवस्था की थी। फलस्वरूप गांधी युग में आंदोलन एक प्रमुख लक्ष्य जनसाधारण को सक्रिय राजनीति में ले आना था। गांधी जी बार बार कहते थे कि जब तक लोगों को स्वराज की ताकत आएगी वह मांगते ही मिल जाएगा। राष्ट्रवादी आंदोलन का दूसरा लक्ष्य धीरे धीरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में औपनिवेशिक शासकों के वर्चस्व यानी वैचारिक प्रभाव को नष्ट करना था। क्योंकि ब्रिटिश शासन केवल ताकत पर ही नहीं अपितु एक खास प्रकार की विचारधारा पर टिका था जिसमें लोग विश्वास करने लगे थे। अंत यह जरूरी था कि उस विचारधारा की धज्जियां उड़ा दी जाएं ताकि उसके स्थान पर लोगों के मन में राष्ट्रवादी विचारों को जगह मिले। ब्रिटिश शासकों ने अपने हित में जो विचारधारा फैलाई थी उसका उद्देश्य जनता के असली दुश्मन के चेहरे पर पर्दा डालने देना था, यानी इस सच्चाई को सामने न आने देना था कि भारतीय जनता और औपनिवेशिक शासन के स्वार्थों में बुनियादी विरोध है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन अपना वैचारिक वर्चस्व तभी स्थापित कर सकता था जब वह सच्चाई को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखता। यह वैचारिक राजनीतिक युद्ध राष्ट्रवादी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। ब्रिटिश सत्ता भारत की शुभचिंतक है तथा वह अपराजय भी है। इन दो धारणाओं को खंडित किए बिना यह वैचारिक युद्ध नहीं चलाया जा सकता था। पहली धारणा को ध्वस्त करने के लिए और उसके बौद्धिक जमीन को तैयार करने का काम दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानाडे, आर.सी. दत्त व अन्य नरमपंथी नेताओं ने प्रारंभ किया तथा यह बहुत ही प्रखरता के साथ संपन्न हुआ। इस बात को उग्रवादियों ने निम्न मध्यम वर्ग तक पहुंचाया तथा गांधी जी के युग में जनसाधारण के स्तर पर फैल गई। दूसरी धारणा, ब्रिटिश सत्ता अपराजय को चुनौती। 19वीं शताब्दी के अंत में छपने वाले स्वतंत्र और निर्भीक समाचार पत्रों ने विधायिका में पूरी ताकत से अपनी बात रखने वाले फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, उग्रवादी नेताओं ने निर्भीक लेखन से और मौत तक की परवाह न करने वाले क्रांतिकारियों ने दुस्साहसिक कामों ने किया, लेकिन इन लोगों की आस्था का विषय बनाने का काम किया 1918 के बाद के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने। इन आंदोलन ने लोगों को निर्भीक एवं साहसी बनाया, उनमें संघर्ष करने और त्याग करने की क्षमता पैदा की तथा उनमें विश्वास फैलाया कि किसी भी देश में वहाँ के लोगों की सहमति के बिना शासन नहीं किया जा सकता है।